एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर 1869 में, सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने पस सेल्स जो होती है, मवाद कोशिकाएं, कौन सी? पस सेल्स, यानी कि मवाद कोशिकाएं जो होती है, इन मवाद कोशिकाओं से क्या किया था इन्होंने? डीएनए को आइसोलेट किया था, डीएनए को पृथक किया था, विलगित किया था। उस टाइम पर उसे नाम दिया गया था न्यूक्लिन। किसने दिया था? मिशर ने। क्या नाम दिया था उसको? न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया उसको? न्यूक्लिन। ठीक है, उसको क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिन नाम दे दिया गया। उसके बाद में क्या था कि इसको जब न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया, उसके बीच में भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए। उन्होंने प्यूरिन पिरिमिडिन के बारे में बताया। तो वो थे फिशर ने क्या बताया कि जो ये न्यूक्लिन है, इस न्यूक्लिन के अंदर प्यूरिन भी पाया जाता है और पिरिमिडिन भी पाया जाता है। ठीक है, प्यूरिन पिरिमिडिन दे दिया, फिशर ने दिया। ठीक है, उसके अलावा कौशल नामक साइंटिस्ट है। कौशल ने क्या नाम दिया? प्यूरिन और पिरिमिडिन जो दिया गया था फिशर के द्वारा, उस प्यूरिन और पिरिमिडिन में क्या बताया कि प्यूरिन जो होता है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है, पिरिमिडिन किससे मिलकर के बना हुआ होता है, मतलब नाइट्रोजनिक क्षारक के बारे में उसने बताया था। इन्होंने बताया था कि जो प्यूरिन होता है वो एडेनिन और ग्वानिन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, और पिरिमिडिन जो होता है वो थायमिन और साइटोसिन से मिलकर के बना हुआ होता है। इस बात के लिए 1910 में, कब? 1910 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। किस बात के लिए ये मिला था? प्यूरिन में इन्होंने क्या बताया था? एडेनिन और ग्वानिन की उपस्थिति बताई थी। ठीक है, और साथ में इन्होंने क्या बताया था? पिरिमिडिन जो होता है, पिरिमिडिन में साइटोसिन और थायमिन की प्रेजेंस को इन्होंने बताया था। उसके बाद में 1899 में अल्टमान, ठीक है, रिचर्ड अल्टमान आए। इन अल्टमान ने इस न्यूक्लिन का नाम चेंज करके क्या नाम दे दिया उसको? न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। ठीक है, क्या नाम दे दिया उसको? न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया गया। इसके अलावा एक साइंटिस्ट और थे लिवेन नामक। इन लिवेन नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जो डीएनए होता है वो डीएनए प्यूरिन पिरिमिडिन यानी नाइट्रोजनिक क्षार के अलावा उसमें पेंटोस शर्करा भी होती है, यानी शुगर भी होती है। और क्या बताया कि इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड भी पाया जाता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप भी उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई है इसकी नॉर्मल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इसकी डिस्कवरी के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो शायद सब लोगों को पता होगा लगभग न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, डीएनए और आरएनए। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए, इसका पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं डीएनए जो होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है उसके अंदर क्या होता है? आनुवांशिक सूचनाएं, जो इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो क्या रहती है? स्टोर रहती है, यानी कि इनके अंदर वो एकत्रित रहती है। ठीक है, इसके अंदर स्टोर हुई रहती है, जो क्या होती है? ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, यानी कि डीएनए क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल भी होता है। आरएनए की बात करते हैं। आरएनए जो होता है वो जेनेटिक भी होता है और नॉन जेनेटिक भी होता है, जिसके बारे में जब हम आरएनए की अलग से क्लासेस लेंगे तब उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो डीएनए होता है ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है,
यूकैरियोट्स में तो सब में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट्स के जो वायरस होते हैं उनको छोड़ करके, ठीक है। प्लांट्स वायरस के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता है, बाकी सारे यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ये जो डीएनए होता है, पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होती है, नॉर्मल डीएनए लीनियर फॉर्म में होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर किस में चले जाते हैं, ये सर्कुलर फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी प्रेजेंसी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए जो होता है वो बना किसका होता है, डीएनए या आरएनए होता है वो बना किसका होता है, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट आए तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये इससे मिलकर के बना हुआ होता है। तो डीएनए या आरएनए जो होता है, मैं दोनों की बात कर लेती हूँ, फिलहाल डीएनए लेकर चलती हूँ, ठीक है। डीएनए जो होता है वो मिलकर के बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से, किससे मिलकर के बना हुआ होता है, ये न्यूक्लियोटाइड से, या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, पॉलीमर होता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, और फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर के ये बना हुआ होता है। ये होता है न्यूक्लियोटाइड और ये होता है न्यूक्लियोसाइड, और ये होता है फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ होता है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड से ये मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है, ये भी न्यूक्लियोसाइड है, ये नाइट्रोजिनस बेस यानी नाइट्रोजनिक क्षार, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजनिक क्षार। और दूसरा शुगर यानी कि शर्करा से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। कि जो न्यूक्लियोसाइड है वो नाइट्रोजनिक क्षार और शर्करा से मिलकर के बना हुआ होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो नाइट्रोजनिक क्षार, ठीक है, शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। ये किसके पॉलीमर होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके चेन बना करके किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं, ये नाइट्रोजनिक क्षार भी, ये नाइट्रोजनिक क्षार जो होते हैं इसके अंदर भी प्यूरिन, और पिरिमिडिन और पिरिमिडिन पाए जाते हैं, ठीक है। इस नाइट्रोजनिक क्षार में भी क्या पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन पाए जाते हैं, ठीक है। और इस प्यूरिन और पिरिमिडिन के अंदर भी दो नाइट्रोजनिक क्षारकों को रखा गया है। प्यूरिन के अंदर रखा जाता है एडेनिन, ठीक है, दूसरा होता है ग्वानिन, ठीक है। एक तो क्या होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। और पिरिमिडिन की बात करते हैं तो पिरिमिडिन के अंदर भी क्या सम्मिलित होता है, CUT, कट,
ठीक है, हम पूरे न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो पूरे न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है, pyrimidine CUT, CUT। सी से मतलब होता है साइटोसिन, यू से मतलब होता है यूरेसिल, और टी से मतलब होता है थायमिन। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजनिक क्षार जो होते हैं वो प्यूरिन और पिरिमिडिन में बटे हुए होते हैं। प्यूरिन के अंदर होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन के अंदर होते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन उपस्थित होते हैं। यानी 4 नाइट्रोजनिक क्षारक, या फिर न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं सिंगल तो 5 जो नाइट्रोजन क्षार मौजूद होते हैं। लेकिन अगर डीएनए और आरएनए की बात करते हैं अलग अलग करके, तो डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं और आरएनए के अंदर भी 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो बात करते हैं डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं और आरएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं। डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, इसके अलावा साइटोसिन और थायमिन किसमें पाया जाता है, डीएनए में। ठीक है, मैं ऐड कर देती हूं, ये दोनों जो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। ठीक है, थायमिन ओनली ऑन किस में पाया जाएगा, डीएनए में, और यूरेसिल ओनली ऑन किस में पाया जाएगा, आरएनए के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, यानी कि डीएनए के अंदर पाए जाने वाले नाइट्रोजनिक क्षारक है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, और आरएनए के अंदर क्या होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और आरएनए के अंदर थायमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, यू। ठीक है, तो ये बना हुआ होता है डीएनए और आरएनए नाइट्रोजनिक बेसिस से, और इसके अंदर भी 4 नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं और आरएनए के अंदर भी 4 नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं। लेकिन डिफरेंट क्या होता है कि डीएनए के अंदर थायमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, अब हम एक एक जो ये नाइट्रोजनिक क्षार है, शर्करा है, फॉस्फोरिक अम्ल है, इनकी एक एक को स्ट्रक्चर बना करके समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हम पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं पेंटोज शुगर की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, शुगर की। पहला टॉपिक हम ले लेते हैं यहाँ पर शुगर। ठीक है, शुगर, शुगर मतलब होती है शर्करा। शुगर का मतलब क्या होता है, शर्करा। तो जो ये शर्करा होती है वो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर या न्यूक्लिक अम्ल के अंदर 5 कार्बन वाली होती है। कैसी होती है ये, 5 कार्बन वाली होती है। ठीक है, यानी इसको क्या कह सकते हैं, पेंटोज शर्करा कहते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड में पाए जाने वाली जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है, पेंटोज शर्करा होती है। ठीक है, और डीएनए और आरएनए के अंदर भी जो शर्करा होती है वो अलग अलग पाई जाती है। डीएनए के अंदर जो पाई जाती है शर्करा वो पाई जाती है डीएनए में, यहां बता देते हैं, डीएनए में पाई जाने वाली जो शर्करा होगी वो होगी डीऑक्सी राइबो शर्करा। ठीक है, और आरएनए के अंदर कौन सी होती है, राइबो शर्करा। ठीक है, तो शुगर या शर्करा की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर शर्करा पाई जाती है, वो कैसी होती है, 5 कार्बन वाली होती है, जिसे हम कहते हैं पेंटोज शर्करा। ठीक है, और डीएनए और आरएनए के अंदर जो पेंटोज शर्करा होती है वो अलग अलग होती है। डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और आरएनए के अंदर जो पाई जाती है वो होती है राइबोज शर्करा। चलो अब हम इसको स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। ये हो गई है आपकी 5 कार्बन वाली संरचना। ठीक है,
ये हो गई है आपकी 5 कार्बन वाली संरचना, ठीक है। और दूसरी ये हो गई है 5 कार्बन वाली संरचना। ठीक है, यहां पर हम पहला कार्बन काउंट करते हैं यहां से 1 2 3 4 और 5वां कार्बन होता है इस जगह पर 5, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें ये बना दी हमने किसकी, पेंटोज शर्करा की संरचना, जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन इसमें पाए जाते हैं। तो देखो इसमें से एक है डीऑक्सीराइबोज शर्करा और दूसरी है राइबोज शर्करा। तो ये वाली जो संरचना है ये है राइबोज शर्करा या राइबोज शुगर, ये है किसकी, राइबोज शर्करा की संरचना। और ये है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इन दोनों के अंदर डिफरेंट क्या होता है, इन दोनों के अंदर छोटा सा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट होता है कि सेकंड कार्बन पर, ठीक है, सेकंड कार्बन पर दिखाई दे रहा होगा शायद आप लोगों को क्लियर कि सेकंड कार्बन पर क्या होता है, यहाँ पर H ग्रुप होता है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा के अंदर कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहाँ पर कौन होता है, OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये हो गई है आपकी शुगर और शुगर के स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट, ठीक है। तो जो शुगर है, शर्करा है, वो कितने कार्बन वाली होती है, 5 कार्बन वाली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पेंटोज शर्करा कहते हैं। शुगर डीएनए और आरएनए में क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है डीएनए में, राइबोज शर्करा पाई जाती है आरएनए में। दोनों को हमने ये स्ट्रक्चर्स के द्वारा समझ लिया है। दोनों में क्या डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड कार्बन पर ये डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाता है, और यहाँ पर क्या पाया जाता है, OH पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी शर्करा कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, वो होगी कौन सी, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। तो नेक्स्ट कर लेते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, फॉस्फोरिक समूह, ठीक है, या फॉस्फोरिक एसिड होता है इस तरह से, H3PO4 जिसे हम कहते हैं, H3PO4, ठीक है। क्या होता है, H3PO4। लेकिन जब ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये फॉस्फोरिक एसिड जो होगा, जब ये डीएनए आरएनए का निर्माण करेगा, तो ये जब शुगर से जुड़ता है, जब ये शुगर से जुड़ता है, तब इससे क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ये निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इस पे क्या बच जाता है, नेगेटिव चार्ज बच जाता है। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ही इसको क्या कहा जाता है, सॉरी, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ही डीएनए पर क्या पाया जाता है, ऋणात्मक या नेगेटिव चार्ज
पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डीएनए, क्वेश्चन बनता है डीएनए पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, तो क्यों होता है, वो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है। और वो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो उसका एसिडिक नेचर क्यों होता है या अम्लीय उसका स्वभाव क्यों होता है, वो भी इसी की वजह से होता है, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉस्फोरिक एसिड कंप्लीट। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, ये फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ये क्या करता है, जो शुगर होती है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो शुगर की कौन सी 5वीं पोजीशन दिख रही होगी आपको, ये 5वां कार्बन, ठीक है, सॉरी OH नहीं लिखा था यहाँ पर। तो जो फॉस्फोरिक एसिड है वो शुगर के 5वें पोजीशन पर आकर के क्या होता है, बाइंड होता है, जुड़ता है, किसके द्वारा, एस्टर बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ता है ये, एस्टर जो बंध होता है उसके द्वारा ये जुड़ता है। ठीक है, जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये फॉस्फोरिक एसिड ये शुगर के 5वें कार्बन पर या 5वीं पोजीशन पर आकर के ये क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, लेकिन जब न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण होता है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं या 2 शुगर जो होते हैं वो आपस में, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ही आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। कैसे, जैसे एक शुगर ये रहा, एक शुगर मान लो इसके नीचे बना है, तो ये न्यूक्लियोटाइड, जैसे यहाँ पर फॉस्फेट समूह जुड़ा है, सपोज यहाँ पर अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनिक क्षार, जो हम बाद में जोड़कर दिखाएंगे, फिलहाल मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5वीं पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वाला जो मान लो ये बना दिया हमने, नेक्स्ट हमने ये बना दिया, ठीक है, इसकी ये 5वीं पोजीशन है, और यहाँ पर भी हमने क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट समूह जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो एक न्यूक्लियोटाइड तो ये बन गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर नाइट्रोजनिक बेसिस बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये। तो 2 न्यूक्लियोटाइड भी जब आपस में किसके द्वारा जुड़ते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड भी आपस में जुड़ेंगे तब जाकर के किसका निर्माण होगा, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए आरएनए का निर्माण होगा। ठीक है, तो जो 2 शुगर आपस में जुड़ती है वो किसकी वजह से जुड़ती है, इस फॉस्फेट समूह की वजह से, ये इस फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ही जुड़ती है। ये फॉस्फोरिक एसिड जो होता है शुगर के 3rd कार्बन पर भी आकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और जब ये जुड़ता है तो उस टाइम पर क्या होता है, H2O ग्रुप निकल जाता है। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप के बारे में समझ आ गया। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये क्या होता है, एस्टर बॉन्ड के द्वारा शुगर या शर्करा से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे जुड़ता है, ये 5वीं पोजीशन पर आकर जुड़ता है। लेकिन जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो उन दोनों को जोड़ने का काम भी कौन करता है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट समूह जो होता है वो दूसरे, एक एस्टर बॉन्ड तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरे एस्टर बॉन्ड के द्वारा शुगर की तीसरे कार्बन पर भी आकर के ये जुड़ जाता है, जिसकी वजह से 2 न्यूक्लियोटाइड की क्या बन जाती है, या न्यूक्लियोटाइड्स की क्या बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पर कितने बॉन्ड बन गए हैं एस्टर के, 2, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और ये फॉस्फेट समूह जो होते हैं शुगर पर इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बनाता है, इसकी बैकबोन बनाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉस्फोरिक एसिड कंप्लीट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट समूह जो होता है वो शुगर के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, वो जुड़ता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनिक क्षार के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनिक क्षारकों के बारे में। ठीक है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था पेंटो शुगर के बारे में, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फॉस्फोरिक एसिड के बारे में, उसकी संरचना के बारे में। अब देख लेते हैं नाइट्रोजनिक क्षारक। ठीक है, तो नाइट्रोजनिक क्षारकों के अंदर हमने पढ़ा था कि 2 संरचना होती है। नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं 2 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, पिरिमिडिन में और प्यूरिन के अंदर। ठीक है, वैसे नाइट्रोजन क्षारक 4 होते हैं, लेकिन इनको 2 के अंदर डिवाइड कर दिया, पिरिमिडिन और प्यूरिन के अंदर। पिरिमिडिन की बात करते हैं तो पिरिमिडिन के अंदर किस किस को सम्मिलित किया
गया था? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन को सम्मिलित किया था। और प्यूरिन की बात करते हैं तो प्यूरिन के अंदर किस किस को डाला था? एडेनिन को डाला था और किसको डाला था? ग्वानिन को डाला था। चलो हम इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। पिरिमिडिन की बात करते हैं तो पिरिमिडिन जो होती है, पिरिमिडिन के अंदर जो साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, थाइमिन जो होता है, यूरेसिल थाइमिन इसलिए देखा है क्योंकि हम साथ के साथ आरएनए के लिए भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। डीएनए के अंदर थाइमिन पाया जाता है, लेकिन आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो पिरिमिडिन जो होता है, पिरिमिडिन के अंदर जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन की, उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर एक वलय पाई जाती है, एक रिंग पाई जाती है, जिस रिंग को हम क्या कहते हैं? पिरिमिडिन रिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? पिरिमिडिन रिंग कहते हैं, जिसके अंदर की 4 कार्बन और 2 क्या होते हैं? नाइट्रोजन मौजूद होते हैं, ठीक है। कौन सी रिंग होती है? पिरिमिडिन रिंग होती है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिंग पाई जाती है? पिरिमिडिन रिंग पाई जाती है, जिसके अंदर की 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं। चलो इसके स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करके देख लेते हैं। CUT, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। साइटोसिन की बात करते हैं, यूरेसिल को देखते हैं और थाइमिन को देखते हैं। सबकी सब में क्या है? वही 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। और 2 क्या है? नाइट्रोजन 1 2, ठीक है। इसके अंदर भी देख लो, 2 तो क्या है? नाइट्रोजन है और 4 क्या है? कार्बन। और इसमें भी 2 नाइट्रोजन है और 4 क्या है? कार्बन है, ठीक है। इसके अलावा जो साइटोसिन होता है उसके 4th कार्बन पर क्या होते हैं? एमीन ग्रुप मौजूद होता है, जबकि यूरेसिल जो होता है उसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड O होता है। और थाइमिन में भी क्या होता है? डबल बॉन्ड O होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट, तीनों के तीनों सेम से स्ट्रक्चर होती है। डिफरेंट क्या होता है कि थाइमिन में 5th कार्बन पर क्या मौजूद होता है? मिथाइल या मैथिल ग्रुप मौजूद होता है, जबकि साइटोसिन में क्या होता है? 4th कार्बन पर एमीन ग्रुप मौजूद होता है। और बाकी की संरचना लगभग सी कैसी होती है? इनकी सेम होती है। तो आप सब लोग देख सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर? प्यूरिन के ऊपर। प्यूरिन के अंदर जो होती है वो डबल रिंग पाई जाती है। प्यूरिन में कितनी रिंग्स पाई जाती है? 2 वलय पाई जाती है। एक होती है पिरिमिडिन रिंग और एक होती है दूसरी वाली, वो होती है इमिडाजोल रिंग, ठीक है। एक होती है पिरिमिडिन वलय और एक होती है इमिडाजोल वलय। पिरिमिडिन वलय जो होती है उसके अंदर वही जैसा हमने यहाँ पर देखा था, 4 कार्बन और 2 क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं। जबकि इमिडाजोल के अंदर ये एक्स्ट्रा रिंग और बन जाती है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा कार्बन और एक्स्ट्रा क्या होते हैं? नाइट्रोजन मौजूद होते हैं, ठीक है। चलो इसकी संरचना को देख लेते हैं। तो प्यूरिन के अंदर किसको सम्मिलित किया गया है? एडेनिन को। और किसको सम्मिलित किया जाता है? ग्वानिन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडेनिन की संरचना को देखते हैं। ये रही कौन सी रिंग? ये है पिरिमिडिन रिंग और ये कौन सी है? इमिडाजोल रिंग, ठीक है। ये तो कौन सी है? पिरिमिडिन और ये कौन सी है? इमिडाजोल रिंग। फिर एडेनिन के बाद में हम किसको देख लेते हैं? ग्वानिन को, ठीक है। इस ग्वानिन के अंदर आप लोग देखोगे कि ये तो क्या होती है? पिरिमिडिन रिंग और ये क्या होती है? इमिडाजोल रिंग होती है, ठीक है। तो 2 रिंग से मिलकर के ये बने हुए होते हैं। तो देखो इसके अंदर काउंटिंग एक बार हम कर लेते हैं। ये तो 6 कार्बन वाली होती है, जबकि इसके अंदर कितने कार्बन? ये तो जो वलय होती है उसमें 6 संरचना पाई जाती है, जिसके अंदर 4 कार्बन और 2 क्या होते हैं? नाइट्रोजन, जबकि इसके अंदर 9 होती है। तो देख लो एक बार, पहला तो यहां से काउंट करते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8 और 9, ठीक है। 9 वलय होती है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ग्वानिन के अंदर भी कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। तो जो पिरिमिडिन होती है वो सिंगल वलय की होती है, सिंगल रिंग की होती है, जबकि पिरिमिडिन होती है वो कितनी रिंग की होती है? 2 रिंग की होती है, ठीक है। पिरिमिडिन और इमिडाजोल रिंग होती है। चलो अब इंपॉर्टेंट, ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई है। इंपॉर्टेंट हम बात कर देते हैं कि जो ये नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, ये नाइट्रोजिनस बेस कहाँ पर जुड़े हुए होते हैं? भाई सबको पता है डीएनए बनाना है या आरएनए बनाना है, ठीक है। तो डीएनए अगर हम बना रहे हैं तो डीएनए के अंदर क्या क्या होता है? नाइट्रोजनिक क्षारक होता है, पेंटो शुगर होती है और फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो हमने पेंटो शुगर से फॉस्फोरिक एसिड जोड़ना तो सीख लिया था। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ये है, ये क्या है? पेंटो शुगर है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या जोड़ना सीख रहे थे कि 1st, 2nd, 3rd, 4th और ये क्या थी? CH2। यहां पर था कौन सा? 5th वाला कार्बन, ठीक है। कौन सा कार्बन था यहाँ पर? 5th वाला कार्बन था। तो इसके अंदर हमने देख लिया था कि
जो फोस्फेट ग्रुप था, ठीक है, जो फोस्फेट ग्रुप था वो कौन सी जगह पर बाइंड हो रहा था, कौन सी जगह पर जुड़ रहा था, वो जुड़ रहा था 5वें कार्बन पर। जैसे ये 5वां कार्बन है, जोड़ देते हैं हम यहाँ पर फोस्फेट समूह, ठीक है, जोड़ दिया यहाँ पे फोस्फेट समूह। अब फोस्फेट समूह जुड़ गया है और क्या जुड़ गया है यहाँ पर, पेंटोस शुगर। अब हमें किसको जोड़ना है, हमें जोड़ना है नाइट्रोजनिक क्षार को जोड़ना है, और नाइट्रोजनिक क्षार जो होता है वो पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पर आकर के जुड़ता है। ये हो गया है नाइट्रोजनस बेस, फर्स्ट कार्बन पर आकर ये जुड़ता है, और 5th कार्बन पर आकर के कौन जुड़ता है, फोस्फोरिक एसिड। ये फोस्फोरिक एसिड जो होता है शुगर से कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, ये जुड़ता है एस्टर बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं ये कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, ये जुड़ता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया है तुम्हारा एक न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट। अब मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था कि एक न्यूक्लियोटाइड से डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए किससे बनता है, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए किससे बनता है, ये न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी चेन से बनेगा। तो इस न्यूक्लियोटाइड को दूसरे किसी न्यूक्लियोटाइड के साथ भी हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं रफली समझा देती हूँ इसको कि जैसे ये है, ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है, यहां पर जुड़ गया नाइट्रोजनस बेस, यहां पर क्या जुड़ गया है, यहां पर जुड़ गया है फोस्फेट समूह, ठीक है, यहां पर क्या जुड़ गया है, फोस्फेट समूह जुड़ गया है। अब दूसरा हम बना लेते हैं, यहां पर दूसरा नाइट्रोजनिक क्षार, इसके फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस बन गया, ठीक है, और इसके 5th कार्बन पर कौन जुड़ गया है, ये फोस्फेट समूह। अब हमें पता है कि दो न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, तो ये आपस में किससे जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे फोस्फेट समूह से। किससे जुड़ेंगे, ये फोस्फेट समूह से। जो फोस्फेट समूह होगा वो शुगर के ऊपर वाले शुगर के या दो शुगर के बीच में ये किससे जुड़ता है, 3rd कार्बन से। जैसे ये इस जगह आकर के क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। मतलब फोस्फेट समूह जो होगा वैसे तो किससे जुड़ता है, 5वें कार्बन पर आकर के जुड़ता है, लेकिन अगर दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो ये पेंटोस शुगर के 3rd कार्बन से भी आकर के ये जुड़ जाता है, ठीक है। इस तरह से एक क्या बन जाती है, डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड, मतलब एक स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया है तुम्हारे इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, डीएनए का निर्माण कर सकते हैं। डीएनए की संरचना में ये संरचना इस तरह से जमी हुई होती है। अब इससे आगे की जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि डीएनए है वो डीएनए क्या है, डीएनए कैसे बनता है, ठीक है। इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम कब, नेक्स्ट क्लास में। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब के पास में जो ये बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच सके। थैंक यू।